अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं क्रिक बूम के साथ एहसान कुरैशी। नया एपिसोड, नई बातें। और आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड पर खेला गया और क्या मैच ही हुआ। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान इनको रौंद के रख देगा, लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरह जिम्बाब्वे ने बैटिंग की और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, ऐसा लग रहा था कि जनाब वो शायद पाकिस्तान से मैच ही ना छीन लें। लेकिन एक बार फिर वन मैन आर्मी बने हुए हैं जनाब हमारे मोहम्मद रिजवान। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आज बहुत चांस मिले, रिजवान को भी चांस मिले, लेकिन आप अंदाजा लगाएं उन्होंने शुरू से आखिर तक बैटिंग की, 82 रन बनाए और पाकिस्तान के 65% उन्होंने रन बनाए। अगर वो ये रन ना बनाते तो पाकिस्तान का क्या बनता। तो वही बात है कि आज पाकिस्तान की एक ताकतवर बैटिंग फेल हो गई और पाकिस्तान बमुश्किल 11 रन से जीत पाया। आज जनाब उधर IPL भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और आज चेन्नई सुपर किंग ने जनाब कोलकाता नाइट राइडर के दरमियान जो मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ। ये ज़रूर है कि हार गई और चेन्नई सुपर किंग इस मैच को जीत के टॉप पे आ गई इंडियन प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन बड़ा मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। 222 का टारगेट दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच जीतने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की जनाब, कार्तिक ने भी अच्छी बैटिंग की और उसके बाद पैट कमिंस ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। इससे पहले कि हम आपको उनकी तफसीलात बताएं मैचों में, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जो बजाएं। देखें, आपकी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। आजकल मैं ट्विटर पे भी हूँ, आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रा मज़ीद पॉपुलर करें। अपडेट हम आपको देंगे। तो अब हम जनाब चलते हैं इसके बाद आज जो मैच हुआ है हरारे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, और पाकिस्तान 11 रन से वो मैच जीता। लेकिन ये जीत भी क्या थी, लोग हिल गए थे। आप यकीन करें, लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल उनको रौंद देगा। लेकिन वही बात है कि आज वो बस वो आज एक बड़ा जनाब उसके बाद इंटरव्यू चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का भी इंटरव्यू चला, दूसरे भी चले कि बड़ी ट्रिकी पिच थी। भाई ये प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, वो हर ग्राउंड पर परफॉर्म करते हैं। और आज पाकिस्तान का टोटल अगर आप रिजवान के रन निकाल दे तो क्या है, दूसरा बड़ा स्कोर दानिश अजीज का, तीसरा बड़ा स्कोर फखर जमान का। पाकिस्तान के तकरीबन सारे खिलाड़ियों के कैच उन्होंने ड्रॉप किए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो 149 रन बना सका 20 ओवर्स में। लेकिन ये देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग पे सवाल तो उठ रहे हैं। पाकिस्तान के बैटिंग कोच यूनुस खान पे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो थे वकार यूनुस जो है ना, अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए सिडनी जा चुके हैं। तो बॉलिंग आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी कर ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैच निकालने में कामयाब हो गया। खास तौर पर जनाब उस्मान कादर ने 3 आउट कर दिए। उसके बाद हसनैन ने बैक टू बैक जो 2 विकेटें ली 2 बॉलों पे, वहाँ से पाकिस्तान का मैच बन गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जिम्बाब्वे के कप्तान जो थे शॉन विलियम्स, उन्होंने बड़ा ख़राब शॉट खेला। उसके बाद क्रेग अनविन जिन्होंने मैच बना दिया था, यानी ऐसा लग रहा था कि उनके ट्रैक पे आ गए और ये मैच वो निकाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी एक रिवर्स स्वीप पर अपनी विकेट गंवाई। लेकिन मेरा ख्याल है दाद ज़रूर देंगे हम उनको। जिम्बाब्वे की टीम को बिल्कुल नई टीम है, एक नए खिलाड़ी को उन्होंने चांस दिया, वो पहली बॉल पे आउट हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सीरीज़ मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगी। अगर ये ट्रैक का कह रहे हैं कि ट्रैक अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो साउथ अफ्रीका में भी नहीं चली थी। सिर्फ फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। आज भी सिर्फ मोहम्मद रिजवान चले, पूरी बैटिंग आपकी बैठ गई। बाबर आजम का एक अच्छा कैच ले लिया, उसके बाद जनाब ना हफीज़ ने रन किए, ना फ़खर जमान ने रन किए, ना फ़हीम अशरफ ने रन किए, ना दानिश अजीज़ जिनको कि आज T20 की कैप दी। इससे पहले उनको जो है ना वनडे की कैप दी गई थी साउथ अफ्रीका में। तो उनको चांस मिल रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं, यंग लड़कों को चांस मिलना चाहिए। और बड़ा अच्छा किया कि आज शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया मैनेजमेंट ने। काफ़ी अरसे के बाद मोहम्मद हसनैन को लाए गए। मोहम्मद हसनैन ने जिम्बाब्वे की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो अच्छी बॉलिंग की थी। तो पाकिस्तान ने ज़रूर पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में सवाल उठ रहे हैं। वहाँ पर अफ्रीका के टूर पे जनाब, जनूबी अफ्रीका के टूर पे सवाल उठ रहे थे बॉलिंग के बारे में, क्योंकि शाहिन शाह के भी ओवरबर्डन किया गया था। लेकिन हमने अब देखना ये है कि मिसबाउल-हक और उनके कप्तान बाबर आजम ने इससे कुछ सबक हासिल किया नहीं किया। अच्छा, बाबर आजम जो है वो वनडे के तो किंग बन गए थे, नंबर 1। आज वो जनाब वो जो नई रैंकिंग आई है उसमें उन्होंने अरुण फिंच को हटा दिया। वो नंबर T20 में भी नंबर 2 हो गए, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये तो गुड न्यूज़ थी कि पाकिस्तान ज़रूर जीता जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहाँ हम 3-1 से सीरीज जीते जनूबी अफ्रीका में।
लेकिन जिम्बाब्वे की टीम को अगर आप देखें 14वें नंबर पर है, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। तो ये भी मौजना हमें करना है। बहुत मतलब अजीब व गरीब किस्म के बयान आते हैं। पाकिस्तान को तो बिल्कुल रोना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब जीत जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए। क्वालिफाई नहीं कर सकी जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड T20 जो हो रहा है इंडिया में, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल की उन्होंने क्रिकेट खेली। और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को जो कि चौथे नंबर पर ICC रैंकिंग में, उसको पाकिस्तान को अच्छा खासा उन्होंने जनाब हिला के रख दिया। कई मरतबा उन्होंने खतरात पैदा किए शायद मैच निकाल जाएंगे। बहरहाल 11 रन से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। ठीक है, अच्छी लीड ले ली है, 1-0 की लीड हो गई। 2 मैच बाकी हैं। दूसरा मैच जो है जुमे को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, फिर जनाब इतवार को तीसरा मैच खेला जाएगा। तो बहरहाल लेकिन सीखना चाहिए पाकिस्तान की बैटिंग को, ऐसा परफॉर्म करना चाहिए ताकि पता चले जनाब आजकल 200 रन बना रही है टीमें, और जहाँ भी आप चले जाएं 180, 190, 200। और अब जनाब हम चलते हैं जनाब IPL की तरफ। IPL में जनाब आज जो है ना वो मैच था चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के दरमियान। 222 रन का टारगेट दिया था। बड़ा दबदबा। डुप्लेसिस ने जनाब जबरदस्त बैटिंग की, 95 रन बनाए। उनका की रोल था 222 में। फिर चिप इन किया दूसरे लोगों ने भी, और उसके बाद जनाब जब वो ये चेस कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल भस्म हो जाएगी कलकत्ता नाइट राइडर की टीम। लेकिन उसके बाद जनाब एंड्रे रसल ने ठुकाई की है, 6 छक्के उन्होंने लगा दिए, और कुल मिलाकर इस मैच में 25 छक्के लगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर क्राउड होता तो कितना एंजॉय करता, कि क्या मैच हुआ है। वाकई आउटस्टैंडिंग मैच था। मामूली फर्क से जनाब कलकत्ता नाइट राइडर की टीम हार गई, लेकिन पैट कमिंस जिनको फास्ट बॉलर की हैसियत से जानते हैं, जिन्होंने भस्म कर दिया था भारत की टीम को 36 रन पे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। बड़े छक्के उन्होंने भी लगाए, 6 छक्के उन्होंने भी लगाए, लेकिन बिलाखिर जो है दूसरे साथी उनका साथ ना सही सके और उनकी टीम हार गई। लेकिन चेन्नई सुपर किंग जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी की टीम। अब वो टॉप पे आ गई। महेंद्र सिंह धोनी जो है ना, उनको प्रेशर में खेलना आता है। आज उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ज़बरदस्त चल रहे हैं मैचेस, एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब कुछ अरसे के बाद जो है वो हाफ पे स्टेज होगा, लेकिन बहरहाल ये टॉप पे आ गई है चेन्नई सुपर किंग। अब हम चलते हैं जनाब श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो आज टेस्ट मैच शुरू हुआ है पालाकेली में। वहाँ पर जनाब शांतु ने आज सेंचुरी बनाई, और उसके बाद ऐसा लग रहा था, और 300 का स्कोर करने में कामयाब हो गई जनाब बांग्लादेश की टीम में। हालांकि शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। उनके साथ मोमिनुल हक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और 300 का टारगेट लेने में कामयाब हो गए। पहला दिन था टेस्ट मैच का। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, और आज मैच जीतने के बाद जनाब मोहम्मद रिजवान ने भी गुफ्तगू की, तो उनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा और भी किसी ने जो बातचीत की होगी, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन हुई है दानिश अजीज को कैप देने की, उसकी भी फुटेज हम आपको दिखाते हैं। जी रिजवान, कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, बट कैसा आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और बताइएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 साइडेड जीते तो सबको मज़ा आता, मगर इस चीज़ को समझना चाहिए कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन चेंज होती है, जिम्बाब्वेन कंडीशन चेंज होती है। जैसा उन लोगों ने टॉस जीत गए, हमें पहले बैटिंग का कहा, तो इट मीन्स कि पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अर्ली ऑन ट्रिकी था, डबल पेस था, स्पंची बाउंस था, बहुत सारी चीज़ें पिच में थी जो हकीकत है, जो ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। और आप जिस तरह हमारी विकेटें भी गिरती रही, पार्टनरशिप की कमी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा टारगेट बोर्ड पे सेट नहीं कर सके। मगर जिम्बाब्वे की कंडीशन का हमें पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर आप 160 170 भी कर ले तो अच्छा टारगेट होता है। तो जहन में यही था कि जहाँ पे हमारे हफीज़ भाई के आउट होने के बाद मैंने टारगेट थोड़ा कम कर दिया था, 140 150 कर दिया था कि इसके दरमियान करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा टारगेट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बॉलर्स पे भरोसा था, टारगेट वही किया। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने सारी टीम इकट्ठी है, हम जेल है, जिसकी वजह से हमें बैटिंग में हेल्प मिल रही है। या तो बाबर भी कहीं पे स्टे कर लेते या मैं स्टे कर लेता हूँ। सिर्फ हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग दरमियान में ये कि कोई भी प्लेयर अगर आउट होता है तो दूसरे ने एंड तक जाना है, तो वही रोल कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें अल्लाह पाक हमें सक्सेस दे रहा है। रिजवान, नेक्स्ट मैच को कैसा देख रहे हैं? टीम उनकी होम कंडीशंस में खेल रही है। हाँ देखिए जी, होम कंडीशन का जिस तरह फेवर हमेशा उनके हाथ में जा रहा है, उनको समझ है जिस तरह बॉलिंग करनी है यहाँ पे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास है। जिस तरह 150 में स्टे किया हमारे बैट्समैन, इंशाल्लाह इस पिच से अब पहले मैच से हमारे बैट्समैनों का आइडिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अब सारे देख रहे हैं कि 150 हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह जल्ल जलालहू से कि नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह हम 12 टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। रिजवान, बॉलर्स ने बीच में मिडिल में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और थ्रू आउट अगर देखें तो साउथ अफ्रीका सीरीज से मिडिल में बॉलर्स बहुत अच्छे करें। आज तो यंग बॉलर चेंज भी थे,
तो बॉलिंग कैसी देख रहे हैं अपनी आज, कैसी की? देखिए जी, अगर आप हमारी पूरी टीम को उठा के देख ले तो रोटेशन पॉलिसी चल रही है हमारे। कुछ यंग प्लेयर सीनियर बैठे हुए हैं, कुछ जो है ना नए बॉलर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सब बहुत अच्छे डिलीवर कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो डेथ के ओवर्स हैं, मिडल ओवर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो काफ़ी अच्छे ओवर, जिसकी वजह से हम अगर साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज भी उठा के देख ले तो वो पावर प्ले हमसे वो जीत जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मिडल और डेथ की बॉलिंग हमारी हमेशा से जिस तरह मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह डिलीवर करे, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है सीरीज़ों में। तो ये दो बातें थी जनाब अक्रॉस द वर्ल्ड जो हो रही है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान। IPL की बातें हमने की और अब बातें की जनाब टेस्ट मैच जो हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। तो अब हम आपकी मुलाकात कर आप डिस्कस करते हैं हम शोएब जट से, जो कि एक स्पोर्ट्स एंकर भी हैं और एक रिपोर्टर भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त वॉरियर किस्म के रिपोर्टर हैं, सूंघते फिरते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी उनकी धाक है, तो उनसे मुलाकात करते हैं शोएब जट से। और हमें जनाब एक वॉरियर रिपोर्टर, सूंघते फिरते हैं खबरें हर तरफ, और उनकी जनाब जो इनोवेटिव अप्रोच है रिपोर्टिंग की, नए ट्रेंड उन्होंने सेट किए हैं। तो हमारे साथ हैं शोएब जट। शोएब जट, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी भाई। और हम आपके लगाए हुए पौधे हैं। अल्लाह ताला जितनी हमें इज्जतें दे रहा है वो सब आपके तो फैल हैं। आप जैसे सीनियर्स जो हैं वो, बल्कि मैं तो आपको उस्ताद भी कहूंगा कि आप लोग हमें गाइड करते रहे, सिखाते रहे। तो इस तरह हमारा सीखने का अमल शुरू हुआ। तो मेरा तमाम जो कामयाबियां हैं वो आप जैसे सीनियर से की वजह से और उन्हीं से मनसूब है। चलो, अल्लाह आपको खुश रखे। अब हम स्टेट चलते हैं हरारे में, जहां पाकिस्तान आज मैच तो जीत गया, लेकिन जिस तरह जीता उसके बारे में हम ट्विटर को भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि उसके बाद हम जो एक ही मैं जुमला कहूंगा जिसके बाद आगे लेंगे, कि ट्रिकी विकेट थी भाई। आप वर्ल्ड क्लास टीम है, वो 14वें नंबर की टीम है, तो आप क्या टेक दे रहे हैं इस पे, जो पाकिस्तान आज मुश्किल से जीता है 11 रन से? देखिए, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज की मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 80+ रन स्कोर किए। और उसमें उस वीडियो का आगाज भी यहाँ से हो रहा था कि हम जो है वो कन्विंसिंगली नहीं जीते। तो अच्छी बात यह है कि शुक्र है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि कन्विंसिंगली नहीं जीते। फिर हेड कोच मिसबाहुल हक ने अपने हॉस्पिटल के हवाले से एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, तो उसको भी उन्होंने स्टार्ट वहां से किया कि जी मानते हैं कि पहला मैच मुश्किल से हम जीते, लेकिन आगे जाके रिजल्ट जीती रहेगी, मार्जिन बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि वो रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि एक्सक्यूजेस बहुत पेश कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक एक्सक्यूज आ रहा है, और किसी तौर पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम तो वो टीम है कि अगर आपका जो रीजन 6 रीजन है, अगर इसकी भी कोई टीम जिम्बाब्वे से खेले जितनी जिम्बाब्वे की क्रिकेट पीछे जा चुकी है, तो वो भी उसको हरा सकती है। अब जब आप मुश्किल से जीते हैं तो उसके बाद आप ये बातें करने लग जाएं कि जी नहीं जी वो तो इंटरनेशनल टीम है, या जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अगर आप मुश्किल से मैचेस जीते और उसके बाद आकर कहें कि नहीं जी वो वर्ल्ड उनकी जो है ना इंटरनेशनल टीम थी और हमने तो नहीं कहा था कि वो बेहतरीन खिलाड़ी ना खिलाते, वो उनके जो खिलाड़ी दस्तियाब थे वो उनके साथ खेले। देखिए, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। हकायक या सच ये है कि आप बुरा खेले, समझ आई बात। आज का मैच भी बिल्कुल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो आखिरी T20 मैच था, वैसे ही उसकी कहानी थी कि आप अच्छा खेलकर नहीं जीते, अपोनेंट आपका बुरा खेलकर हार गया। शोएब, वो बातें अलग हो गई। एक क्रेडिट हम देते हैं कि आज दानिश अजीज को जनाब T20 कैप दी गई, और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हम काफी शोर कर रहे थे, इसको रेस्ट देना चाहिए, ओवर बर्डन हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, ये अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बैटिंग की आप नजर डालें कि 82 रन, जो 65% रन हैं, वो जनाब किए हैं रिजवान ने। और दूसरी बात है कि 15 रन किए दानिशीज ने, 13 रन किए फखर जमान ने, बाकी ने किसी ने कुछ नहीं किया। और एक बहुत आपको गिफ्ट दिया आज अपना जिम्बाब्वे की टीम ने, कि आज उन्होंने 13 वाइड करके आपको 2 एक्स्ट्रा ओवर दिए, तो आपके लिए तो 22 ओवर का मैच था। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एहसान भी देखें, ये बारीकी आप जैसे जर्नलिस्ट ही समझ सकते हैं कि आपने किस खूबसूरती से बताया कि 13 वाइड्स पर आगे 2 आपको इजाफी ओवर मिल गए। इसी तरीके से देखें ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपका एक बल्लेबाज 20वें ओवर तक बारी लेता है ओपनर आके, और उसके बावजूद उसका स्कोर जो है वो 100 क्रॉस नहीं करता। यही एक प्रॉब्लम है हमें और दूसरी टीमों में जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं। इसी तरीके से अगर आपका बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, आपने ओपनर्स की भरमार कर रखी है, और जो ओपन स्लॉट है वो आपका रेगुलर ओपनर नहीं है। आप देखें मोहम्मद रिजवान जो है वो रेगुलर ओपनर नहीं है, मेकशिफ्ट ओपनर है। बाबर आजम रेगुलर ओपनर नहीं है, मेकशिफ्ट ओपनर है। जो फखर का जो स्पेशलिटी है वो ओपन है।
आपने फखर को नीचे जो है वो भेज दिया। जो हैदर अली की बात करें, हम उन पर तनकीद करते हैं कि वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन उनका असल नंबर जो है वो ओपन है, उनको आपने मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज बेशक अब वो कुछ अरसे से निचले नंबरों पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक स्पेशलाइज जो है वो ओपनर है, रेगुलर ओपनर है। तो आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, आपके सारे के सारे ओपनर भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, और जो दो ऊपर आपके वो हैं वो नीचे से ऊपर चले गए हैं। रिजवान जो है, बाबर जो है वो 1 डाउन का प्लेयर, 2 डाउन का प्लेयर है, वो ओपन करने चला गया। रिजवान 5वें 6ठे नंबर का प्लेयर, वो ओपन करने आने लग गया। तो ये आप समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। जब आपकी बेसिक चीजें नहीं होंगी, मिडिल ऑर्डर अगर किसी टीम का नहीं होगा, तो फिर वो इसी तरह धड़ाम से कोलैप्स करती रहेगी जिस तरीके से ये किया है। और ये तो पहली मर्तबा नहीं किया, जब जब आप देखें जिस मैच में इनकी मुश्किल लगती है उसमें यही होता है कि मिडिल ऑर्डर क्लैश कर जाता है। इसलिए क्लैश कर जाता है कि मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर है। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की सूरत में आपके पास, क्योंकि मैंने कहा मोहम्मद हफीज ओपनर थे, लेकिन वो चंद अरसे से चौथे 5वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों सीनियर प्लेयर जब मिडिल ऑर्डर में होते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं। मैं आपको T20 का थोड़ा सा फार्मूला समझा दूं अगर आप मुझे वक्त दें। T20 में अगर बैटिंग आप कर रहे हैं तो पहली टीम की प्रायोरिटी ये होती है कि 6 ओवर्स का जो पावर प्ले है उसमें आके वो 60 से 70 रन स्कोर बोर्ड पे सजा दें। इस दौरान अगर एक आधी विकेट गिर भी जाए तो डज नॉट मैटर, अगर 60 से 70 रन 6 ओवरों में जो पावर प्ले है लगे होंगे तो इट मींस कि आपने 180 या 170 रन की बेस बुनियाद रख ली है। टीमें क्या करती हैं, 6 ओवर तक 1-2 विकेटें गिरा के 60 से 70 रन स्कोर करती हैं। उसके बाद जो 7वें ओवर से 14वें ओवर तक का ये 9 ओवर का जो खेल होता है, इसमें वो क्या करती हैं कि स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, बीच बीच में बुरी बॉल आती है उसमें बाउंड्री लेते रहते हैं, तो आपका स्कोर बोर्ड जो है वो चलता रहता है। जब आप 15वें ओवर तक पहुंचते हैं, यानी कि ये जो 9 ओवर का स्पेल होता है और 6 पहले गुजर चुके होते हैं, तो जब 15 ओवर होते हैं तो आपके स्कोर बोर्ड पे 150, 140, 145 स्कोर लगा होता है। इस दौरान टीमें, जो अच्छी टीमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं, वो डॉट बॉल नहीं खेलती, वो स्ट्राइक रोटेट करती हैं, एक आधा चौका लगा देती हैं, एक आधी बाउंड्री ले लेती हैं। फिर जब उनको आखिरी 5 ओवर मिलते हैं, उन 5 ओवर में उनका टारगेट होता है कि 50 से 55 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए जाएं। तो शुरू की कैलकुलेशन, शुरू के 6 ओवर में 60 के करीब उनको 60 से 70 रन बनाने होते हैं। फिर अगले 9 ओवर की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें उन्होंने विकेट ज्यादा नहीं गिरानी होती और उसमें उन्होंने स्कोर बोर्ड को चला के 130, 140 तक लेके जाना होता है। फिर अगले आखिरी जो 5 ओवर होते हैं उसमें हिटर आते हैं और वो बड़ी हिटें खेलते हैं और आपको 50 से 55 स्कोर दे जाते हैं। तो इस तरीके से 180 प्लस का आपके स्कोर बोर्ड पे स्कोर सज जाता है। और ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट में नॉर्मल बात है, 180, 190 रन बनना। जब 180-90 रन बनना नॉर्मल बात है तो ये चेस होना भी अब नॉर्मल बात है। अब तो 200 रन जो है वो चेस हो जाते हैं। तो ये अब पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से किया। तो ये स्ट्रेटजीज जो हैं, हम इनमें बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं। इसलिए मार खा रहे हैं कि हम ऊपर जो है वो मेकशिफ्ट ओपनर के साथ जाते हैं, उनकी विकेट गिर जाती है और नीचे जिन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना होता है उनको तो, क्योंकि वो नेचुरल ओपनर होते हैं, रेगुलर ओपनर होते हैं, लेकिन उनका आपने बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया होता है, तो वो जाके वहीं से स्लॉक करना शुरू करते हैं या तेज खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गवा देते हैं। तो वो प्रेशर बिल्ड होता है। फिर विकेट गिरने के बाद क्या होता है कि आपकी टीम, आप अगर निकाल भी ले, डॉट बॉल खेलना शुरू कर देती है। डॉट बॉल जो है वो टीम को मार देता है। T20 में जितनी डॉट बॉल होती है उतनी आपकी शिकस्त के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अब पाकिस्तान को तो ओपोनेंट अच्छा नहीं मिला, इसलिए आप जो है ना मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन जब आपने इंग्लैंड में जाना है तो आप देखिएगा आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनका हर बैट्समैन 90 नंबर तक बारी लेता है। ठीक है, उनका हर खिलाड़ी बॉल करा लेता है। आप यहां फंस जाएंगे कि आपके तो ओपनर मेकशिफ्ट ओपनर है, अगर उनकी जोड़ी लग गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक निमट जाएंगे। उसके बाद कौन बैटिंग करेगा? तो ये थोड़े से मसाइल हैं जहां पे। मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट तुमने देखिए कि ओपनर की भरमार है। और आपने एक बीच में नाम लिया शोएब मलिक का। मेरा ख्याल है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड T20 तक वो वापसी उनकी होगी। आपको ये लग रहा है कि वो वर्ल्ड T20 को तो बड़े इवेंट का इंतजार करते हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि ये इंग्लैंड वाली सीरीज में शायद उसको ना लेके जाएं, लेकिन इंग्लैंड के बाद जब क्रिकेट आपको होम ग्राउंड पे खेलनी है, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम ग्राउंड पे खेलना है, उससे पहले शायद वेस्ट इंडीज आपको जाना है, तो वेस्ट इंडीज की विकेट्स भी आपको पता है वो वाली माजी की विकेटें नहीं रही कि उनके कर्टनी एमरोज और मार्शल वगैरह हैं और जो है वो कॉटनी वॉश हैं कि वो उनकी तरह की तेज विकेटें बनाएंगे, वो भी बड़ी बैटिंग विकेट्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज टूर से शोएब मलिक की एंट्री पाकिस्तान टीम में वापस हो जाएगी और फिर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे जाके।
अच्छा, अब जो मिसबाह हक का रोल है, ज़ाहिर थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, आप थोड़ा जीत जाते हैं। हमारे यहाँ तो आप 6ठे नंबर की टीम से जीते हैं या 14वें नंबर की टीम से जीते हैं, जीत जीत होती है। और उसकी बुनियाद पर अब जो मिसबाह हक का ये थिंकिंग है, ये क्यों नहीं है चेंज हो रही कि हमें अपनी टीम को डेवलप करना चाहिए, भरमार नहीं करनी, या ओपनरों की मिडिल ऑर्डर में हमें और अच्छे लड़के लाने चाहिए? ऐसा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है ना। हर बंदे का एक माइंडसेट होता है, वो उसी तरीके से गेम को लेके चलता है। अगर आपको देखा हो तो इमरान खान की स्ट्रेटजी, वो अटैकिंग क्रिकेट पे जाते थे। वसीम अकरम जब तक कप्तान थे वो अटैकिंग क्रिकेट पे जाते थे। जब इंजमामुल हक आए तो वो थोड़ा सा जो है मिली-जुली जो है वो उससे क्रिकेट को आगे लेके जा रहे थे। शाहिद अफरीदी आए, वो अटैकिंग क्रिकेट पे जाने लग गए। मिसबाह-उल हक कप्तान बने, वो डिफेंसिव पे चले गए। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट भी होता है। और फिर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जितने बैट्समैन हैं, जितने बॉलर्स हैं, वो अपना दिमाग शायद भूल जाते हैं, या किसी खौफ से वो अपना दिमाग, अपनी स्ट्रेटजी, अपना स्किल, अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते, जिसका रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। सही है ना। अब आप देखें, आपके जो ये ओपनर्स हैं, रेगुलर ओपनर, मेकशिफ्ट ओपनर्स की बात नहीं कर रहा, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, तेज खेलते हैं। जब वो काउंटी में खेलेंगे या जब वो लीग्स में खेलेंगे, जब पीएसएल में खेलेंगे तो तेज खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आते हैं, ऐसा लगता है रन बनाना भूल गए। वो रन बनाना नहीं भूले होते, वो कंफ्यूज हो जाती है। उनका नेचुरल गेम है मार धाड़, ठीक है ना, जिस तरीके की उन्होंने करनी है। लेकिन उनको पीछे तक आ जाता है कि नहीं, तुमने जाके थोड़ा सा स्कोर बोर्ड चलाना है, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करना है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो करना है। तो वो अपना नेचुरल गेम कहीं छोड़ आते हैं। जब वो नेचुरल गेम कहीं छोड़ आते हैं ना, फिर यही होता है। अब आप देखें ना, आपका मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वो विकेट नहीं ले पा रहा। अगर आप जो है वो जनूबी अफ्रीका की सी टियर की टीम के खिलाफ भी विकेट्स नहीं उड़ा पाएंगे और 9, 10, 11, 12 की इकोनॉमी से बॉले कराएंगे जाके, तो फिर आपको बड़ी टीमों के खिलाफ तो बेबसी की तस्वीर बने होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। तो ये बड़े प्रॉब्लम है। हारिस रऊफ को आप कितना लेकर आए कि जी ये तो बड़ा महान बॉलर आपको मिल गया, लेकिन आप देखें हारिस रऊफ कहाँ खड़े हैं। आपको मजबूरन जो है मोहम्मद आमिर की तरफ देखना पड़ रहा है, वहाब रियाज की तरफ आपको देखना पड़ रहा है, शोएब मलिक आपको याद आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट की वजह से आपके साथ हो रही है। अच्छा शोएब, ये बताओ, अभी हम ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तो हमने बातें कर ली, हम चलते हैं जरा अक्रॉस द बॉर्डर। आईपीएल में आज जो है ना, चेन्नई सुपर किंग और कलकत्ता नाइट राइडर का मैच था, और बड़ी अच्छी तुमने बात की, 222 रन चेस करने पड़े थे। आप अंदाजा लगाए कि आज का जो मैच है ऑलमोस्ट चेस कर लिए थे उन्होंने। वो तो जनाब पैट कमिंस ने तो छक्के लगाए, 25 छक्के आज लगे उस मैच पे दोनों टीमों की जानिब से। और इवेंचुअली जनाब चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीत गई, लेकिन जीती जनाब चंद रन से। ऐसे लग रहा था कि वो चेज ही कर लेंगे, लेकिन उनके पास विकेटें नहीं थी। तो ये हम इस ब्रांड की क्रिकेट की तरफ कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा? यार मैं तो इस आईपीएल को कुछ समझता ही नहीं हूँ। मैं जब समझता नहीं हूँ तो मैं उसको देखता भी नहीं हूँ। जब मैं उसको देखता नहीं हूँ तो मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो लोग बातें करते हैं कि हमें पीएसएल नहीं देखते ना। देखो यार, तुम्हारे पीएसएल देखने से क्या होगा? यार ये बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मेरे भी आईपीएल देखने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखता तो भी कुछ नहीं होगा। तो भाई मुझे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आईपीएल में किस तरह की क्रिकेट हो रही है, कैसी क्रिकेट हो रही है। मैं आईपीएल को देखना ही नहीं चाहता। यार देखनी चाहिए यार, दुनिया में जो रिपोर्टर होते हैं वो सब देखते हैं, उनके अपडेट मिलती रहती है, देखते तो जरूर हो वो। नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं देखता। हाँ, जब मुझे किसी खिलाड़ी के स्टैट्स देखने होंगे तो मैं उसकी आखिरी इनिंग्स देखूंगा कि 10-15 इनिंग्स उसकी कैसी हैं। उसमें अगर स्कोर कार्ड में कहीं खुल रहा हो कि जी उसने फला मैच में ये किया, फला मैच में नहीं किया, मैं उसको स्कोर कार्ड पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने जो है अपने आप को अपडेट करने के लिए। लेकिन मैं नहीं देखता आईपीएल, बिल्कुल वैसे नहीं देखता जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं देखते आईपीएल। इसलिए नहीं देखते कि जिस लीग में अगर डेलिबरेटली पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद किए गए तो हमारे लिए उस लीग की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं जो आईपीएल को देखते हूँ। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा नुक्ता नजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि हमारे लोग, वहाँ के लोग भी बहुत चाहते हैं, हमने वहाँ के क्रिकेटर से बातें की, वहाँ से रिपोर्टर से बातें की कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वहाँ देखना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, उनका व्यू पॉइंट ये है कि खेलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के सामने हम बेबस हैं। अच्छा, हम आप चलते हैं पीएसएल की तरफ से, वो 1 जून से फिर शुरू होगा कराची में, तो आप क्या देख रहे हैं उसमें? बिल्कुल जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि 1 जून से दोबारा शुरू होगा। अल्लाह करे कि दोबारा शुरू हो, और होना भी चाहिए। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो कहते हैं कि किसी भी सूरत में, इन एनी केस, पीएसएल 6 एडिशन कंप्लीट होना चाहिए ताकि पीएसएल 7 एडिशन अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन अगर पीएसएल 6 एडिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ
तो PSL 7 एडिशन पे बहुत सारी उंगलियां खड़ी हो सकती हैं, इसलिए कि जिस लीग की अभी आपने बात की थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, सही है ना। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वहां पे स्क्रिप्टेड गेम होता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वहां के मैचेस जो हैं बड़े स्क्रिप्टेड होते हैं। कम से कम PSL के मुतालिक ऐसा कहीं आपको सुनने को नहीं मिलता। नहीं यार, यहाँ बड़ी हमारे भी फेयर अच्छी गेम बातें हैं यार, इल्जामात लगे हैं, हमारे भी खिलाड़ी पकड़े गए हैं। नहीं, देखें बात सुने, इल्जामात लगना वो होता है कि अगर एक दो खिलाड़ियों ने काम कर, ठीक है ना, उनके मैचेस के बारे में लोग ये कहते हैं कि स्क्रिप्टेड गेम्स है। अगर स्क्रिप्टेड गेम है यानी कि सब कुछ ही तमाशा है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन जो लोग कहते हैं मैं वो वाली बात कर रहा हूं। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसी बातें आपको नहीं सुनने को मिलती, जो करता है वो पकड़ा जाता है, सजा भी भुगतता है, लीग से बाहर भी कर दिया जाता है, सजा काटता है, दोबारा लीग में वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जो है ना है, हाँ PSL कंप्लीट होना चाहिए। मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ब्रिटिश कंपनी है जिसको हायर किया है ताकि वो बायोसिक्योर बबल को मेक श्योर बनाए कि इस मरतबा कोई वायलेशन ना हो। और कराची का एक होटल है, 4 स्टार कह दें उसको, वो भी तकरीबन जो है वो बुक कर लिया गया है, 300 के करीब कमरे हैं उसमें, वो सारे के सारे जो है ना बुक कर लिए गए हैं। और इस मरतबा उसका स्टाफ भी वहीं पे रहेगा होटल का। तो जब इतनी सख्ती होगी तो यकीनी तौर पे कोविड के केसेस नहीं आएंगे। और अब तो दुनिया भर की लीग में कोविड के केसेस आ रहे हैं। जिस लीग का भी आप जिक्र कर रहे थे वहां भी गालिबन अक्षर पटेल या पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मैंने खबर पढ़ी थी, लीग नहीं देखी, लेकिन पता चला था कि उनको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आए हुए हैं या मामला है। और उस मुल्क में तो लाखों की तादाद में जो है वो केसेस आ रहे हैं। तो जब उस मुल्क में लीग हो सकती है तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा केसेस नहीं है। यहाँ पे लीग होनी चाहिए। यहाँ की जो लीग पोस्टपोन हुई थी वो इसलिए पोस्टपोन हुई थी कि हमने अपने बायोसिक्योर बबल पे कंप्रोमाइज किया था। अब कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अब इसको मुकम्मल करवाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, देखिए इंडिया में जो है ना इस वक्त जाहिर बात है ये कोरोना वायरस जो है बहुत फैला हुआ है और वर्ल्ड T20 भी होना है, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो खतरात मंडला रहे हैं इसकी शिफ्टिंग में, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वेन्यू भी अनाउंस कर दिए 9 मुख्तलिफ ICC के लिए। तो आपका क्या नुक्ता नज़र है इसमें? देखिए, मेरा जाती ख्याल ये है कि बेशक हम सारे ये बात करते हैं कि BCCI का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ICC पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों में इन्फ्लुएंस जो है वो उनका पीछे चला जाएगा। आपको यकीनी तौर पे पता ही है कि गालिबन जून में उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला और इंग्लैंड ने इंडिया को रेड लिस्ट में करार दे दिया है। मतलब उन कंट्रीज को जिनकी पाबंदी लगा दी गई है कि वो इंग्लैंड में दाखिल नहीं होंगे कोविड की वजह से, तो इंडिया भी उन्हीं एक में से शामिल है। तो एक बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम ये हुआ है कि क्या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। तो इधर से मामला जो है वो आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। अगर इंग्लैंड अपना स्टैंड ले लेता है, वो कहता है कि जी हम इनको नहीं आने देंगे, तो बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी। फिर इंग्लैंड के साथ उधर ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, ठीक है, उधर न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है। तो उन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के तो स्टेक्स हो सकते हैं कि वो उनकी लीग खेलते हैं तो 4 पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उन बोर्ड्स के स्टेक्स इन के साथ ज्यादा जो है ना वो नहीं है। इसीलिए बिग 3 में ये 3 बड़े आगे थे, न्यूजीलैंड था, फिर क्या नाम है, इंडिया था। तो ये बिग 3 जब 3 बड़े बने थे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इस वजह से बाकी सारे आइसोलेट होते हुए जा रहे थे। अब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड स्टैंड ले लेते हैं, क्योंकि केसेस जिस तादाद से बढ़ रहे हैं, ओवरनाइट तो इन पे कंट्रोल करना जो है ना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया की आबादी भी उतनी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 2 स्टैंड ले लेंगे तो शायद जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया को मूव करना पड़े। अब मामला ये है कि मूव करे तो कहाँ करें। UAE जो है ना, क्योंकि उसकी आबादी कम है, वहां पे सारे मामला थे, लेकिन बिजनेस जो है वो पता नहीं इतना इनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो मजबूरन जब मुंतकिल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 माह में ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पे लेके जाया जाए, अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अड़ जाएंगे। और अगर ये दोनों मुल्क अड़ गए तो फिर यकीनी तौर पे UAE तो मुझे इसलिए नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे 3 वो है ग्राउंड्स है, एक शारजा है, एक अबू धाबी है और एक दुबई स्टेडियम है। तो 3 स्टेडियम में जब 12 टीमें हो और इतना बड़ा इवेंट हो, आई डोंट नो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो शायद वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाए। वैसे भी ये ऑस्ट्रेलिया का इवेंट था जो इंडिया आया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया में हालात बेहतर है, मे भी वहां चला जाए। ये जनाब शोएब जट थे, खुल के बात करते हैं, बोल्डली बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब जट फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया बहुत बहुत। शोएब जट की जनाब आपने बातें सुनी कि खुल के बात करते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं। तो उनकी बातें आप ज़रूर सुना करें, सच्ची और खरी बातें करते हैं। कड़वी ज़रूर होती हैं, सच्ची ज़रूर होती हैं, बहुत से लोग उसको लाइक भी नहीं करते, लेकिन हक और सच का साथ देना चाहिए।
तो ये तो जनाब आज का एपिसोड था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब पाकिस्तान का जो मैच होगा T20 दूसरा, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा IPL को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा और जो अहम खबरें हैं। और एक खबर ये भी है कि जो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा थे, उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं, लेकिन खैरियत से उनके बारे में डायग्नोस किया गया था कि उनको कोई कैंसर की बीमारी है, लेकिन बहरहाल वो उससे निकल गए हैं। और जो अब टेस्ट आए हैं उनको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन खैरियत से उनके शोल्डर में बहुत तकलीफ थी, जिसके बारे में शकूक शुबहात थे। बोन मैरो में उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उम्मीद है कि अगले 6-8 हफ्ते में वो सेहतियाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ वो ना T20 सीरीज़ खेल सकेंगे, ना टेस्ट सीरीज़ खेल सकेंगे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम थी, ये आपकी अपडेट थी। तो हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त कीजिए। अल्लाह निगहबान।